मैकेनिक्स में हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि हमने अपनी बात को कहाँ तक पहुँचाया है। दिस इज एएस लेवल फिजिक्स। सेक्शन का नाम है मैकेनिक्स, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। और हम काइनेमैटिक्स में करते क्या हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं जी बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। प्लीज कॉपी दिखाइए, कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो हो चुकी हैं। बुनियादी तौर पर मैंने आपको स्टार्ट जब किया तो स्टेट ऑफ रेस्ट बोला, फिर स्टेट ऑफ मोशन बोला, फिर जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर करोगे तो स्पीड या वेलोसिटी बनेगी, फिर वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस होगी या एवरेज होगी, यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। और अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुई तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, और जब वो एक्सेलरेशन होगी तो वो भी इंस्टेंटेनियस होगी या एवरेज होगी या कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। खैर, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, जरा वापस जाएं थोड़ा सा पीछे। आई थिंक जब मैं आपको स्पीड या वेलोसिटी पढ़ा रहा था, वहां मैंने क्या लिखा जी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो क्या बनता है, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो क्या बनता है, वेलोसिटी। और मैंने यहां से आगे आपको वेलोसिटीज की टाइप्स समझाना स्टार्ट कर दी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। और यहां पे आगे आपने क्या किया, आपने कोई न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया हुआ है कि इस सिचुएशन की एवरेज स्पीड क्या है तो इस सिचुएशन की एवरेज वेलोसिटी क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, जरा सुनिएगा आपने लिखना कहाँ है। उस पेज पे जाइए प्लीज जहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जिस पेज पर आपने क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा, उस पेज के हेडर पे कुछ है, क्या लिखा जी आपने, वहां पे आपने उस पेज के हेडर पे लिखा हुआ है इन फिजिक्स रेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू, शायद उसे पिछले पेज के हेडर पर है, ठीक है। बस या इस पेज के हेडर पर जगह है तो उधर लिख दीजिए, या थोड़ा अगले पेज के हेडर पे जाइए, जिस भी पेज के हेडर पर जगह है आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले पेज पर, या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वाले पेज पर, इन दोनों में से किसी भी पेज के ऊपर आपके हेडर पर, बल्कि इवन अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले पेज पर भी जाते हैं, जिस भी पेज के हेडर पर थोड़ी जगह है, बस यूं समझिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले, किससे पहले, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले जो भी पेज था उसके पेज के हेडर पर एक क्वांटिटी रह गई है। कौन सी वाली? क्योंकि जब मैं वेलोसिटी मैंने पढ़ाई ना, तो मैं वेलोसिटी की टाइप्स पढ़ाते पढ़ाते कहां चला गया कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगी या एवरेज होगी या यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो जब वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो मैं उधर से किस क्वांटिटी की तरफ निकल गया कि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेशन बाद की टर्म है भाई, उससे पहले एक टर्म है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बिल्कुल करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, बिल्कुल करनी है, उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, बिल्कुल होगी, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी। वेलोसिटी तब्दील हो या ना हो, उसका एक और भी होता है कुछ, उसका मोमेंटम होता है। क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन तो तब होगी ना जब वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो वेलोसिटी को चेंज करने से पहले मुझे क्या पढ़ाना चाहिए था, मुझे वेलोसिटी को चेंज करने से पहले एक और टर्म भी पढ़ानी चाहिए थी कि वेलोसिटी चेंज है, चेंजिंग है या नहीं है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। उससे पहले मुझे क्या पढ़ाना चाहिए था। आई थिंक मैं पेज के हेडर पर एक क्वांटिटी पढ़ाना चाहता हूं। क्या, मैं तो सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा। मैंने क्या पढ़ाना, मेरा बच्चा, मेरे शहजादे हो, मेरे चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स। मैंने क्या स्पीड पढ़ाकर पूरा सारा कुछ खत्म कर दिया, मैंने वेलोसिटी पढ़ाकर सारा कुछ खत्म, मैं तो टर्म समझा रहा हूं। तो टर्म मोमेंटम समझाने में आप क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, तो अगर तो आप लोग बोलेंगे उस तरह तो मैंने अगर एक्सेलरेशन पढ़ाकर मैंने सारा एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, नहीं पुत्र जी, मैंने सिर्फ टर्में पढ़ाई हैं। अभी भी मैं सिर्फ टर्म्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज यू नो
मेरे काइनेमेटिक्स में होता क्या है, बेसिक टर्म्स होती हैं ना और मैं उन बेसिक टर्म्स को पढ़ा भी कैसे रहा हूं, थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ा रहा हूं अभी तक। क्या पढ़ा रहा हूं जी? थ्योरेटिकल अप्रोच। और मुझे लगता है थ्योरेटिकल अप्रोच में कौन से वाली एक क्वांटिटी रह गई है, जस्ट एज अ क्वांटिटी एक्सप्लेन करना है यार। और एज अ क्वांटिटी तो मैंने वैसे पहले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एज अ क्वांटिटी अगर आप याद करें तो पहला जो चैप्टर था बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, मैंने वहां पे भी काफी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कहीं 2-3 दफा टेस्ट में भी डाला हुआ है। एक दफा तो आप रो भी रहे थे सर मोमेंटम क्यों डाल दिए, ठीक है, तो मैंने अगले टेस्ट में दोबारा मोमेंटम डाल दिया था कि भाई अब पहले टेस्ट में मोमेंटम डाला है तो उसमें अगर आप उसका मार्क एडजस्ट करवा रहे थे तो मैंने क्या समझाया था, क्या था मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो बस मैंने इतना ही कहीं ना कहीं लिखवाना है। कहां लिखवाना है, किस पेज के हेडर पर, वो मैं आपको बता चुका हूं। कौन से वाला जी? बस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले वाले पेज पे जाएं, उसके हेडर पे जाएं और एक टर्म हमारी रहती है, एक क्वांटिटी रहती है, वो क्या है जी? मोमेंटम। और मोमेंटम का लफ्ज हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इट इज सेड टू हैव अ मोमेंटम, विच इज इक्वल टू क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, तो काम करिए, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पेज के हेडर पे क्या लिखना है? मोमेंटम। उसके आगे लिखें वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कॉमा लगा के, इट इज सेड टू हैव अ मोमेंटम, इट इज सेड टू हैव अ मोमेंटम। या मैं जुमला ऐसे लिख सकता था, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज सेड टू हैव अ मोमेंटम। ये लिखा है, चले ठीक है, क्या लगा? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज सेड टू हैव अ मोमेंटम। एन ऑब्जेक्ट is said to have momentum if it is moving, ठीक है, खैर बहरहाल जो भी है एक ही बात है, एक ही बात। So आपने क्या लगा, whenever an object is moving it is said to have a momentum which is equal to the product of, या which is defined as, आप या equal to लिख दीजिएगा या defined as कर दीजिएगा, which is defined as the product of mass and velocity, which is defined as the product of mass and velocity, product of mass and velocity, which is defined as the product of mass and velocity. And you know, उसको अगर आपने वर्ड्स में लिखना है, फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और अगर आप सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो यू नो, मास का सिंबल इज m, v का सिंबल इज v। कैसा v? वेक्टर वाला v, ठीक है। मोमेंटम का सिंबल क्या है? इट्स नॉट m, व्हाट इज इट? इट इज p। कैसा p? वेक्टर वाला p। वेक्टर वाला p कैसा होता है? बोल्ड। अब वो स्मॉल है कि कैपिटल है बोल्ड है, बस। क्या जनाब साहब? बोल्ड p लिखना है। सर आसिम चेक करेंगे मोमेंटम का जो सिंबल p है वो कैपिटल p है कि स्मॉल p है? आई थिंक इट शुड बी स्मॉल p, आई गेस। चेक करें जरा। हेलो जी, स्मॉल हो गया, ये लीजिए स्मॉल हो गया। क्या सिंबल है जी? चेक कर लेते हैं। सिंबल ऑफ मोमेंटम इज स्मॉल, उसमें है या कैपिटल में? स्मॉल में जी, ठीक। लेकिन करेंगे बोल्ड में। करेंगे क्या? बोल्ड क्यों कर रहा हूं? वेक्टर है। क्यों वेक्टर? क्यों? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या है? और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज ऑलवेज, नहीं कैन भी नहीं, द आंसर इज ऑलवेज अ वेक्टर। हाँ, वो कैन भी वेक्टर, कैन भी स्केलर कब होता है? जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें। क्या करें जी? जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो बात की बात है, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। ये बात मैंने पढ़ाई हुई है कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज क्या? इट्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है सर। कैपिटल वाला प्रेशर के लिए, स्मॉल वाला p मोमेंटम के लिए, ठीक है जी। वो बाद में ना बेटा, पावर भी बाद में करेंगे सर, प्रेशर भी बाद में करेंगे। अभी जो सवाल था सिर्फ उतना जवाब चाहिए था,
अभी का सवाल क्या था, मोमेंटम का सिंबल क्या है, दैट इज पी। अब मोमेंटम का सिंबल पी क्यों है, ये इसका मुझे नहीं पता कि मोमेंटम में कहाँ है पी। सर ये भी जरा सर्च करेंगे, मोमेंटम का सिंबल पी क्यों है। ठीक है जी, हाँ वो सर्च करने देना पुत्र जी। ठीक है, सो बहरहाल अगर आप इसकी यूनिट्स वगैरह चेक कर, बाकी देखें आपको पता है मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी चीजें हमें वैसे ही ऑब्वियसली फील हो रही है कि क्वांटिटी है सर, फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है और स्केलर वेक्टर में से वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, इसकी यूनिट्स क्या है, अगर आप इसकी क्या एसआई बेस यूनिट्स निकालें, वो क्या आती हैं, केजी ms -1। बस मैंने इतना ही लिखवाना है, एज अ क्वांटिटी हमने समझना था ना, एज अ क्वांटिटी क्या होता है मैंने समझा दिया है। अब मोमेंटम अगर ज्यादा हो तो क्या होता है, मोमेंटम अगर कम हो तो क्या होता है, मोमेंटम को ज्यादा करता कौन है, मोमेंटम को कम कौन करता है, मोमेंटम को चेंज कौन करता है, मोमेंटम चेंज होता कैसे है, मोमेंटम के चेंज होने के बाद क्या होता है, मोमेंटम के चेंज होने से पहले क्या होता है। ये मेरा अगला ही कोई चैप्टर होगा जिसके लिए मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं डायनामिक्स में पढ़ाऊंगा सर। क्या कहते थे, पीटरी, PETERE, पीटर, पीटर से पीटरी। चलो जी, शायद इसमें कहीं पीटर ने अपने नाम पे पीटरी रख दिया होगा और वो पीटरी के बाद P फॉर पीटरी। हाँ जी, P फॉर, तो काम करेंगे, लेकिन P फॉर पीटरी, इसका P इज फॉर क्या, इसका P इज फॉर, स्पेल करें सर दोबारा, PETERE डैश, पीटरी, पीटरे, पीटरे, पीटर जी। सो P फॉर सम पीटर, अब पीटर है कि पीटरी है, जो भी है भाई, तो ये किसी कोई साइंसदान होगा सर जी, मुझे लगता है पीटर। अच्छा, ये किसी लैंग्वेज का है, अच्छा किसी लैंग्वेज में पीटर है ये, पीटरी, पीटरी। कौन सी लैंग्वेज बनती है, लैंग्वेज कौन सी सर, ये फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा पश्तो है भाई, P फॉर पश्तो, आई पीटरा। हाँ यार जो भी है भाई, P फॉर पीटरी या जो भी भाई, आगे निकले यार, आगे निकले। सो आई बिलीव जो बेसिक टर्म्स का कॉन्सेप्ट है फॉर दिस थ्योरेटिकल अप्रोच मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है सर जी प्लीज। कप आपका हुआ मैडम, आपको कप मिलता है, ठीक है, सही है, लैटिन है जी, लैटिन होगा। सुने बस करें भाई, ये जरूरी नहीं है लैटिन है कि ग्रीक है कि पश्तो है कि पंजाबी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इवन सिंबल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी सिंबल इस्तेमाल कर लें। मैंने कल आपको कहा था, एक होता है डेफिनेशन वाला सवाल, उसमें तो P लिख ही नहीं सकते ना, उसमें तो पूरा वर्ड लिखना है। एक है न्यूमेरिकल वाला सवाल, तो न्यूमेरिकल वाले सवाल में मैं अपनी मर्जी का जी लिख देता हूं, एग्जामिनर तो नहीं रोकता। वहां न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किस क्वांटिटी के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं कोई नंबर नहीं है इस बात पर, ठीक है। वो सिंबल हम अपनी आप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं तो कहूंगा कैपिटल M इक्वल्स M × V, मुझे कोई एतराज नहीं है, कैपिटल M और किसी चीज का सिंबल नहीं है, तो अगर आप इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, आई हैव नो इश्यूज इन दिस, खड़े में जाए पीटरी, ठीक है। हमारा हम लैटिन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं अंग्रेजी में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो अंग्रेजी का सिंबल तो मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से इसका कैपिटल M है फिर, ठीक है। तो मैं अगर उसको स्मॉल m वैसे ही मैथ्स के लिए, तो मैं स्मॉल m नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है। तो हाँ मैं कैपिटल M को बोल्ड करके कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप कहते हैं नहीं सर M भी नहीं करना, N कर लें भाई, है जी, O कर लें, जो दिल में आए कर लें, ठीक है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, फिजिक्स को भी एतराज नहीं है, आपके एग्जामिनर को भी एतराज नहीं है, क्योंकि जब आप सिंबल्स लिखते हैं तो सिंबल्स लिखते किधर है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में है, जो वैल्यूज पुट की हैं वो क्या की हैं, और जो जवाब निकाला है वो क्या निकाला है, उसकी यूनिट्स क्या लिखी हैं, सिंबल क्या लिखा है, इसमें कोई नंबर शंबर इतना खास ना मिलता है तो ना कटता है, इसलिए मैं सिंबल की साइंस में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। कोई और अगर आपके पास सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज, एनीवन। सो यू नो जो बेसिक टर्म्स थी रिलेटेड टू मोशन, कौन कौन सी, रेस्ट, फिर मोशन, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर मोमेंटम, फिर एक्सेलरेशन, फिर
इन टर्म्स, इन क्वांटिटीज के साथ के कुछ एडजेक्टिव्स थे। कौन कौन से? कि जी कांस्टेंट या वेरिएबल या इंस्टेंटेनियस या एवरेज। तो जब जब जहां जहां मैं लगाता गया, मैं तब तब आपको उसका मतलब समझाता गया। वैसे तो मैं अभी इसके साथ भी लगा सकता हूं, कांस्टेंट मोमेंटम। क्या मतलब है इस बात का कि सर जी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मास तो वैसे ही कांस्टेंट, अनलेस और अनटिल ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा हूं? सम टाइम पेपर में एक सवाल है, एक रॉकेट के फ्यूल, रॉकेट का, कि रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसका मास कम हो रहा है, तो मास के कम होने से भी मोमेंटम क्या होगा क्या नहीं होगा, एक अलग फिनोमेना है। मैं अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जनरली हम मोमेंटम की तब्दीली की अगर कभी बात करेंगे तो मास की तब्दीली नहीं होगी। वो क्या तब्दीली होगी? क्या तब्दीली होगी जी? वेलोसिटी की तब्दीली की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी? मास ज्यादातर हमारे सवालों में कांस्टेंट ही रहेगा, अनलेस और अनटिल कोई एक्सप्लोजन हो रहा हो, अनलेस और अनटिल कोई बुलेट फायर हो रही हो, अनलेस और अनटिल जो है वो कोई रॉकेट जो है वो फायर किया जा रहा हो और उसमें से फ्यूल जो है वो क्या हो रहा हो, वो कम हो रहा हो, कोई रेडिएशन इमिट हो रही हो, या कोई ना कोई किसी अगर गाड़ी चल रही है और उसमें से पैसेंजर्स छलांगे मार रहे हों, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी ये तो बड़ी रेयर सिचुएशंस आती हैं। ज्यादातर सिचुएशंस क्या होंगी? मास नहीं चेंज होगा, वो बहुत कम होगा, बहुत निग्लिजिबल होगा। ज्यादातर क्या होगा? ज्यादातर वेलोसिटी ही के चेंज होने से हम क्या कहेंगे? मोमेंटम चेंज हो रहा है। और असल में वेलोसिटी के चेंज होने को हम मोमेंटम चेंज होने की बजाय क्या कहते हैं? वेलोसिटी के चेंज होने को हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। किसी को मसला इस बात से? बजाय इसके कि मैं उसको क्या बोलूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, कहता हूं भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, कॉल इट एक्सेलरेशन हो रही है। किसी को मसला इस बात से? जी नहीं बनेगा ये, अभी तक तो नहीं बनेगा। हाँ जब बनेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैंने क्या पढ़ाना है? यहां से आगे आपका सवाल ठीक है कि सर इससे अगली जो टर्म है, ये जो मोमेंटम आप चेंज करवा रहे हैं या एक्सेलरेशन जो आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इस टर्म से आगे मोमेंटम कब चेंज होता है या एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है, ये मोमेंटम को कौन चेंज करता है, न्यूटन के क्या लॉज होते हैं, फोर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, ये सारे जुमले कहाँ एड्रेस होंगे? डायनामिक्स के अंदर एड्रेस होंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर एड्रेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसका मतलब या तो मुझे दो काम करने हैं, या तो मुझे एकदम काइनेमैटिक्स को खत्म करके किधर चले जाना चाहिए? डायनामिक्स पे चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है बेटा, मैंने तो अभी काइनेमैटिक्स सही तरह स्टार्ट भी नहीं की है, तो मैं डायनामिक्स पे किधर चला जाऊं? मैंने तो अभी आपको टर्म्स पढ़ाई हैं और ये तो ऑलमोस्ट वही टर्म्स हैं जो किधर पढ़ी हुई हैं आपने, ओ लेवल में पढ़ी हुई हैं। ठीक, मुझे तो काइनेमैटिक्स का थ्योरेटिकल अप्रोच के बाद न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ाना है, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच के बाद ग्राफिकल अप्रोच पढ़ाना है, फिर ग्राफिकल अप्रोच के बाद अलजेब्रिक अप्रोच पढ़ाना है, तब जाके मेरा काइनेमैटिक्स खत्म होगा। तो आई थिंक मेरे काइनेमैटिक्स का जो आज का टॉपिक है वो थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में मैं कहूंगा वो वाइंड अप हो चुका है। व्हाट इज इट नाउ? अब आए अपने अगले जो आखिरी जहां से नॉर्मल नोट्स चल रहे हैं। Call it numerical approach. Hello जी. What is meant by numerical approach of kinematics? हमें numericals solve करने होंगे। क्या करना होगा? और ये जो numericals होंगे related to kinematics, इनको हम solve करेंगे by using the equations of motion। तो काम करें, पहला जुमला लिखिए, numericals of kinematics will be solved। टॉपिक है न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। तो क्या लिखा जी? न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेमैटिक्स विल बी सॉल्व्ड बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन। बाय व्हाट? बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन। Numericals of kinematics will be solved by the equations of motion. Equations of motion में किस मोशन की बात करूं भाई? यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने दो तरह की मोशंस की बात करनी है।
वैसे तो मैंने मोशन को भी तक, प्लीज बेटा थोड़ा सा रिलैक्स करें, मुझे पढ़ाने दें, मैंने कुछ पढ़ाना है, आपने कुछ बोलना है, डिस्टर्बेंस हो रही है। जब सवाल की बारी आएगी तब प्लीज पूछ लीजिएगा। चूंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ, फिर मुझे आपका लफ्ज सोचना पड़ता है, आप क्या कह रही हैं, तो मेरा लेक्चर खराब हो रहा है। इससे रिक्वेस्ट प्लीज। क्या बात हो रही है जी, क्या लिखवा रहा हूँ? अच्छा, मैं कहना चाह रहा था, वैसे सीधा सीधा करके भी इक्वेशन सीधी सीधी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी इक्वेशंस लिखने से पहले मैं ना आपको मोशन को क्लासिफाई, जैसे मैं पहले स्पीड पढ़ाई, मैंने कहा स्पीड्स की क्लासिफिकेशंस, वेलोसिटी पढ़ाई, वेलोसिटी की क्लासिफिकेशंस, एक्सेलरेशन पढ़ाई, मैंने कहा जी एक्सेलरेशन की क्लासिफिकेशंस। तो अब अभी मेरा दिल कर रहा है जो जो आएगा मैं उसको क्या करूंगा, क्लासिफाई करता जाऊंगा। मोशन में ना मैंने इस वक्त आपसे दो किस्म की मोशन की बात करनी है। कौन सी दो मोशंस की बात करनी है? आई थिंक एक मोशन को मैं कह दूंगा यूनिफॉर्म मोशन और एक को कह दूंगा नॉन यूनिफॉर्म। अब ये किस बुनियाद पर मैंने उसमें क्या चीज यूनिफॉर्म रखनी है, क्या नहीं रखना, ये देख लेते हैं। आप एक काम करिए, एक नोट लिखें पहले, इसको अंडरलाइन करके देखिए जी। मोशन कैन बी क्लासिफाइड, ये मोशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मोशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मोशन का लफ्ज अंडरलाइन करें और उसके नीचे लिखें मोशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू मोशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू क्या, टू कैटेगरीज। और जो दो कैटेगरीज मैंने लिखवानी है वो कौन कौन सी हैं? एक तरफ लिखिए जी यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी तरफ लिखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जरा सुनिएगा, मैं इस वक्त मोशन में वैसे तो डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, स्पीड भी होती है, वेलोसिटी भी होता है, मोमेंटम भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, बहुत कुछ होती है मोशन के साथ टर्म्स। तो मोशन को अगर मैंने यूनिफॉर्म कह दिया है तो मैं असल में किस क्वांटिटी को यूनिफॉर्म कह रहा हूं? यहां मोशन को समझाने की सबसे कोर क्वांटिटी कौन सी वाली है? स्पीड और वेलोसिटी। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन बहुत वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन वाला है। एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास क्या होता है? उसकी स्पीड होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी हुई? आई थिंक वेलोसिटी हुई। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हुई? अगर यहां पे मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं यूनिफॉर्म मोशन का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करूंगा? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। किसके लिए जी? तो एक काम करिए, किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जी हम? कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या है कि सर जी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी, वही मतलब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अच्छा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी या किसी भी लम्हे की वेलोसिटी, वैसे किसी भी लम्हे की वेलोसिटी क्या थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब क्या होंगे? आई थिंक ये सब बराबर होंगे। जितनी इनिशियल होगी अल्टीमेटली भी उतनी होगी। मुझे तो लगता है हर लम्हे पे क्या होगा? हर लम्हे पे ही एक जितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा, अगर हर लम्हे पे एक जितनी होगी, हाँ वैसे एवरेज भी वही होगी। लॉजिक कहता है सर जी फिर एवरेज भी इतनी होगी। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू, सारी वैल्यूज क्या होंगी? सारी वैल्यूज एक जितनी होंगी। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से ना ज्यादा इंटरेस्टेड किस में हूं? सर इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है यू, यू की वैल्यू एंड वी, वी की वैल्यू, दोनों वैल्यूज क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। यू और वी दोनों आपस में बराबर होंगे। और अगर आप लिखना चाहते हैं सर A will be equal to 0, hello, T is equals to D over V,
टी इज इक्वल टू क्या, डी ओवर वी। हेलो जी, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 0। क्या, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोलना, मैं इसको क्या बोलना है, इक्वेशन नंबर, क्योंकि अप्लाई नहीं होगी। क्यों, ये सवाल ही नहीं आएगा। ये बहुत आसान सवाल है भाई, इतना आसान सवाल ए लेवल में बहुत रेयर है कि वो कहे जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बस अच्छा कांस्टेंट है तो सीधा सीधा डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, डिवाइड करना है, स्पीड आ जाएगी। इतना आसान सवाल तो ओ लेवल में भी शायद नहीं आता होता, बल्कि यहाँ आता है, ओ लेवल में आता है। डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ है, टाइम इतना था, भाई बताओ स्पीड कितनी थी, ये स्पीड इतनी थी, टाइम इतना लगा, तुम बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो ये तो बहुत आसान ऑर्डिनरी लेवल की इक्वेशन है। इतना इस तरह की सिचुएशन बहुत रेयर है कि इतनी आसान सिचुएशन आ जाए कि ना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी, और अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, मैंने उसको क्या बोला, कॉल दिस क्या, इक्वेशन नंबर 0। इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, उधर तो मेरे पास जगह नहीं है, लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 0, इक्वेशन नंबर 0, इक्वेशन नंबर 0। अच्छा, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन, या जिसमें वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ये बहुत ऑर्डिनरी लेवल का सिचुएशन है। एडवांस्ड लेवल की सिचुएशन क्या है कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो काम कीजिए, इस कॉलम के एंड पे लिखें दिस इज ओ लेवल, फिर पहला कॉलम खत्म करें, उसको लिखें दिस इज ओ लेवल। द अबव कॉन्सेप्ट, द अबव इक्वेशन इज मोस्टली अप्लाइड इन ओ लेवल, या सिंपल लिख दें ओ लेवल लिख के कॉलम बराबर कर दें, ओ लेवल लिखें और कॉलम बराबर कर दें, ओ लेवल लिखें और कॉलम बराबर कर दीजिए। अच्छा इधर आओ जी, असल टॉपिक ये है भाई, क्या टॉपिक है ये, क्या हेडिंग लिखी हुई है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन, इधर आपने यूनिफॉर्म मोशन को किस चीज के यूनिफॉर्मिटी के साथ रिलेट किया, वेलोसिटी की यूनिफॉर्मिटी के साथ ना। तो यहां नॉन यूनिफॉर्मिटी को भी मैं क्या करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी आई थिंक मैं वेलोसिटी के साथ ही रिलेट करूंगा कि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है। आई थिंक मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा मेरी बात पे एक जुमले पे गौर से सुनिएगा। अगर मैंने कह रहा जी मैंने यहां वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ानी है, इसका मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग पढ़ाना है। अच्छा, वेलोसिटी इज चेंजिंग, चेंज तो मैं कराऊंगा वेलोसिटी को, लेकिन किस रेट से, ये सवाल है। आपने कल पढ़ा था वेरिएबल वेलोसिटी के 2 केसेस, कौन से, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर, और मैंने उधर लिखा था कि कौन सा हमारे सिलेबस में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में है, वेरिएबल एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ वेरिएबल मोशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन मोशन का कौन सा एस्पेक्ट वेरिएबल हो सकता है, मतलब कौन सा एस्पेक्ट वेरिएबल हो सकता है, वेलोसिटी का एस्पेक्ट वेरिएबल हो सकता है। क्या वेरिएबल नहीं करूंगा एएस में, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं करूंगा। तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए कोई इतराज नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो जाए कोई इतराज नहीं है, लेकिन वेलोसिटी विल बी चेंजिंग एट क्या, एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी इज चेंजिंग एट क्या, वेलोसिटी इज चेंजिंग लिखें, और मैंने कौन सी वाली वेलोसिटी इज चेंजिंग पढ़ानी है, एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी इज चेंजिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ऑब्जेक्ट इज क्या, वेलोसिटी इज चेंजिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। और कौन सी एक्सेलरेशन पढ़ानी है जी, अगर वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। हेलो जी, जरा लफ्जों पे गौर करो जी, लफ्जों पे गौर करिए। मैंने कहां से बात स्टार्ट की, मैंने मोशन को क्या बोला है, मोशन नहीं, मोशन को क्या बोला है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मूवमेंट में कुछ नॉन यूनिफॉर्मिटी है। मोशन में नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब मोशन के कौन से एस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्मिटी है, उसकी वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्मिटी है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी की चेंज होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रही है। लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मैंने कैसा लाना है,
वो मैंने कांस्टेंट चेंज लाना है। कांस्टेंट चेंज मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, तो हर सेकंड में कितना किया था हमने? हर सेकंड में 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड की एक्सेलरेशन की थी। या तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा या नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यू नो व्हाट, हमने कहा वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाना है, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। क्या, जिसको आपने क्या कहा था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं उसको अल्टीमेटली क्या कह सकता हूं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। हाँ, बिल्कुल आसान अल्फाज है। मैं कांस्टेंट वाले फड्डे में नहीं हूं, मैं इस फड्डे में हूं जिसको स्टार्ट में क्या बोला है? नॉन यूनिफॉर्म। अब उसको मैं क्या बोल रहा हूं? तो नॉन यूनिफॉर्म किस हिसाब से बोल रहा था? तो यूनिफॉर्म किस हिसाब से बोल रहा हूं? तो था इनिशियली क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अब उसको क्या कह रहा हूं? कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। जब उसने कोई मोशन के साथ कोई कैरेक्टर नहीं लिखा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी वोकैबुलरी के लिए, कि अगर सिर्फ क्या जी मोशन है और कहते हैं जी मोशन यूनिफॉर्म है, तो हम किसको यूनिफॉर्म समझते हैं? हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म समझते हैं। अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम किसको नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं? हम वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म समझते हैं। अब जब वेलोसिटी को आपने नॉन यूनिफॉर्म समझा तो मैंने वहां से क्या कहा? वेलोसिटी वेरिएबल है। मैंने कहा वेलोसिटी तब्दील हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। अब जो वेलोसिटी अगर तब्दील हो रही है तो हमारे सिलेबस में कौन सी तब्दीली है? मैंने कल कहा था मेरे सिलेबस में कौन सी तब्दीली है? कांस्टेंट रेट वाली, जिसमें एक्सेलरेशन कितनी निकलेगी? कांस्टेंट निकलेगी। हाँ, पॉजिटिव निकले नेगेटिव निकले वो मैं देख लूंगा। निकलनी कैसी चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या है जी? तो जिस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं उसमें वेलोसिटी क्या होती है? और उसमें से कौन सा वाला केस पढ़ते हैं? कौन सा केस? वो एक्सेलरेशन का केस जिसमें एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखूं यहां पर? इन एएस लेवल वी विल स्टडी द यूनिफॉर्मली एक्सेल। बल्कि जरा स्पेसिफिकेशन दिखाएं, उसको देखता हूं उसने क्या टर्म इस्तेमाल किए। स्पेसिफिकेशन दिखाएं जी। हाँ, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या जनाब साहब? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये लीजिए, ठीक है जी। इन एएस लेवल, यहां लिखिए जी, इन एएस लेवल वी शैल बी स्टडीइंग, क्या जनाब? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। हेलो जी। और जिस अंग्रेजी पे मैं गौर कराना चाहता हूं जरा, वो अंग्रेजी कौन सी है? वो अंग्रेजी है ये वाली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या जनाब साहब? के प्लीज सुनिए जरा गौर से। अगर तो मैं एक्सेलरेटेड नहीं लिखता तो लफ्ज क्या बनेगा? यूनिफॉर्म मोशन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बेटा ये है। उसका मतलब क्या है? ये। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन को मेंशन करके लिखते तो हाँ, उसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? इन एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या जनाब? उसका असल मतलब क्या है? तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, उसमें क्या कांस्टेंट है? उसका एक्सेलरेशन वाला एस्पेक्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं उसका नाम क्या रख दिया? सिलेबस की स्पेसिफिकेशन क्या बोला हुआ है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो अगर तो एक्सेलरेशन के साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो एक्सेलरेशन को लिखना मस्ट है। अगर आप एक्सेलरेशन नहीं लिखते और आप सिर्फ लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूंगा? मैं इसका यह मतलब नहीं निकालूंगा, मैं मतलब फिर यह निकालूंगा। ठीक है, क्या मतलब निकालूंगा जी? आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा। बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूं मैं आपको बात समझा चुका हूं कि इनिशियली मैंने जनरली मोशन की कितनी कैटेगरीज बनाई? 2।
यूनिफॉर्म मोशन और अभी इस वक्त मोशन के साथ ना वेलोसिटी मेंशन थी ना एक्सेलरेशन मेंशन थी। कुछ ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, यहां बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है। यहां भी कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप उधर से भी आगे चले, उसमें से देखें कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, तो फिर वो मेंशन करना पड़ता है कि आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं या आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां वेलोसिटी तब्दील हो रही थी, वेलोसिटी के तब्दील होने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब एक्सेलरेशन के भी बहुत सारे, कि एक्सेलरेशन खुद यूनिफॉर्म भी हो सकती है और एक्सेलरेशन खुद नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हाँ उसमें वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगी। क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, और उसमें एक्सेलरेशन भी अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो ये हमारा सिलेबस, कल मैंने एक टेबल बनाया हुआ था, बड़ा रैंडम सा टेबल था। क्या थी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म थी, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 35, 35 से 47, 47 से, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं, वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म थी और एक्सेलरेशन भी क्या थी, वो भी नॉन यूनिफॉर्म थी। उसकी इक्वेशन मैं नहीं पढ़ा रहा, उसकी इक्वेशन मेरे सिलेबस में नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, वेलोसिटी तो बदल रही है, इतना मैं हजम कर लूंगा, एक्सेलरेशन भी हर लम्हे बदल रही है, ये मैं हजम नहीं करूंगा, ये मेरे एएस लेवल का मुद्दा नहीं है, इसको मुझे कहाँ डिस्कस करना है। हाँ इसका मसला हम A2 लेवल पे जाकर, लेकिन वहां भी बड़े तरीके से देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी भी है तो उसकी भी एक साइंस है। एमी रैंडमली कभी 5 का इजाफा, कभी 15 का इजाफा, कभी 2 का इजाफा रैंडम नहीं होगा, वहां पे भी उसकी भी कोई ना कोई साइंस होगी, देखेंगे उसको तो हम बाद में देखेंगे। फिर वक्त यहां देखते हैं, यहां पे जो आपकी इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली, प्लीज टेल मी उसमें जो आपके पास एक्सेलरेशन का सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है, A इज इक्वल टू क्या, डेल्टा V ओवर T, या फिर A इज इक्वल टू क्या, V माइनस U ओवर T। तो एक काम करें, यहां देखिए A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T, ये लिखने के बाद कॉलम्स बराबर कर दीजिएगा। ये लिखें जी A इज इक्वल टू क्या, बल्कि नहीं मत कीजिएगा, बराबर है, बहुत सारी स्पेस है। लिखें एक्सेलरेशन को अंडरलाइन करें जी, अंडरलाइन करके लिखें A इज इक्वल टू V माइनस U ओवर T। अगर पहले कॉलम में जगह नहीं बची तो बराबर कर दें, बची हुई है तो आगे जाते हैं। A इज इक्वल टू क्या जी, V माइनस U ओवर, लिख दिया। जैसे मैंने यहां क्या कहा था कि क्या करो, V इज इक्वल टू D बाई T लिखा था ना, किसको सब्जेक्ट बनाया था, D को, तो V T मतलब यहां से वहां जाकर क्या हो गया था, मल्टीप्लाई। मैं यहां नहीं किसी को सब्जेक्ट बना सकता, किसको, आई थिंक मैं T को उधर ले जाता हूं, आई विल लाइक टू मेक V द सब्जेक्ट। क्या जनाब, लेकिन ये मेक V द सब्जेक्ट, इस इक्वेशन में मेक V द सब्जेक्ट, पहले कॉलम में ही आगे जाते जाओ, क्या लिखें, लेकिन ये मेक V द सब्जेक्ट, इस इक्वेशन के आगे क्या लिखें, इसका क्या करना है जी, सर जी इसका ना मेक व्हाट, मेक V, वैसे V है क्या, फाइनल स्पीड, मेक V द सब्जेक्ट। और ये वो सिचुएशन है जिसमें इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड की वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, या इनिशियल बड़ा है या फाइनल बड़ा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। खैर जो भी हो रहा है, मेक V द सब्जेक्ट, भाई क्या बनेगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, ये U यहां माइनस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, V इज इक्वल टू क्या, U प्लस AT, लो जी इसको हाईलाइट करो, V इज इक्वल टू क्या, U प्लस, ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपने नोट्स वाली जगह पे नहीं लिखना चाहते, आखिरी पेज पे चले जाएं, वहां 5-6 दफा लिखें, V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, कॉल दिस एज क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जी। बस बराबर होगी, बात खत्म होगी, अब मैं नहीं बात करूंगा, अब इसके बाद मैं नहीं बात करूंगा। ये जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातें मैंने कंपैरिजन में की थी, एक यहां से इक्वेशन निकाली और एक यहां से इक्वेशन निकाली, अब एक एक निकाल ली, उसको बोला इक्वेशन नंबर 0, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, बात बराबर हो गई है। तो अब बराबर करें। अब जो मैं एक्स्ट्रा आगे जो बात लिखवाऊंगा वो आप कॉलम्स मत लिखिएगा, वो
अलग एक टॉपिक है, दोबारा कॉलम्स पैदा हो जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं दोबारा 2 कॉलम्स बना दूंगा। क्या 2 कॉलम्स बनाने और क्या नहीं बनाने, इससे पहले कि मैं उसकी तरफ जाऊं, पहली तरफ बात भी सुन लीजिए। इसको हमने क्या बोला है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी वाली? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या जी? यूनिफॉर्मली accelerated motion. This is the equation, first equation of uniformly accelerated motion. First equation of uniformly accelerated motion. जी हमने वो लेवल में पढ़ाया था कि वो एक्सेलरेशन का ही कि एक्सेलरेशन will increase with decrease in नहीं पढ़ा, मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूं, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूं कि जिसमें वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट क्या? एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से 10 हो गई है, 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड हो गई है, 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड हो गई है, लेकिन हर लम्हे में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है? 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड। तो ऐसे ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूं, इस वैल्यू की अपनी एक और सिग्निफिकेंस भी है। मैं कौन सी वैल्यू बोल रहा हूं? ये मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली वैल्यूज बोल रहा हूं आपको। क्या अगर आप उसको छोड़ दें हवा में, ग्रेविटी में, जमीन के आसपास, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट के अंदर 1 सेकंड में राउंड करके अगर बोलें तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड का इजाफा होता है। तो अगर स्पीड का इजाफा कितना है? 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, तो बोलेंगे क्या? 10 मीटर पर स्क्वायर्ड सेकंड। बुनियादी बात क्या है? स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, विच मेक्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर्स पर स्क्वायर्ड सेकंड। आई होप आपको ये अंग्रेजी समझ आ रही है, ठीक है। सो बहरहाल इस सिचुएशन में अगर वो कहे कि ऑब्जेक्ट था, मैंने इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, मैंने उसको ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद के 5 सेकंड्स बाद, क्या ड्रॉप करने के 5 सेकंड्स बाद उसकी क्या वेलोसिटी है? तो आप बताएं सर जी, जब इनिशियली क्या थी? 0, एक्सेलरेशन कितनी थी? 10, टाइम कितना गुजरा था? 5 सेकंड्स, तो 0 प्लस 10 इंटू 5, 50 मीटर पर सेकंड। इसको मसला इस बात से? एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। ये लफ्ज मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये स्पेसिफिकेशन का वर्ड है। वो चाहता है आपको याद होनी चाहिए क्या? द इक्वेशंस ऑफ मोशन, नहीं, पूरा क्या है? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैंने से पहले क्या हुआ? मैंने पहला लफ्ज लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखा जी? फिर मैंने कहा जी मोशन 2 तरह की होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। इधर से मैंने ओ लेवल पूरा कर दिया, इधर जब मैंने ए लेवल निकालने की कोशिश की तो स्टार्ट मैंने कहां से किया है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। अल्टीमेटली क्या उसको भी क्या दिया? क्या उसको भी यूनिफॉर्म दिया है, लेकिन अब क्या यूनिफॉर्म रखा है? अब मैंने उसकी पहले वेलोसिटी के हिसाब से नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन एक्सेलरेशन के हिसाब से मैंने उसका क्या नाम रखा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक टाइटल बना दिया गया। तो एक काम करेंगे, एक और काम हो सकता था कि मैं ऐसे पढ़ाता ही ना। मैं कैसे पढ़ाता? मैं ऐसी कोई बात ही ना करता और मैं कहता जी आज क्या पढ़ाना है? आज पढ़ाना है जी काइनेमेटिक्स पढ़ानी है। काइनेमेटिक्स की क्या पढ़ानी है? न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ानी है। न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए क्या चाहिए? इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए। इक्वेशंस ऑफ कौन सी मोशन चाहिए? इधर ही लिख देता क्या? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए। तो आप कहते हैं सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? तो मैं कहता यार वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है जो कि कांस्टेंट होती है। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर मैं कहता एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहते ये होता है। मैं कहता इसमें v को सब्जेक्ट बनाओ, आप कहते ये ले सर जी। हेलो जी, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता इस तरह पढ़ाने से मैं अच्छा टीचर बनता हूं या उस तरह पढ़ाने से मैं अच्छा टीचर बनता हूं। ठीक है,
मुझे ज़रा बात को घसीटने का कभी कभार शौक होता है, तो जो बात सीधी सीधी सी ये वाली है जी, मैंने घसीट के क्या किया है। अब वो अच्छा शौक है कि बुरा शौक है, वो तो आप एज माई ऑडियंस या एज माई जजेस आप जज कर सकते हैं मुझे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ। ये इख्तियार मैं हमेशा अपने शागिर्दों को देता हूँ, ये इख्तियार मैंने दुनिया में वैसे किसी और को नहीं दिया। देता हूँ तो आपको देता हूँ। अच्छे से समझ आया है तो बड़ी मेहरबानी, नहीं समझ आया तो मुझे गुस्से से देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। मुझे जी भाई मिकदाद साहब ड्रामे ना लगाएं, ठीक है।